अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, हैप्पी चांद रात, चांद दिन। Eid Mubarak to all our friends who are watching us in the Gulf states and in US, वहाँ भी ईद हो रही है, and in Canada, and जहाँ लोग ईद मना रहे हैं उनको बहुत ईद मुबारक। मैं अपनी सारी बहनों को सुबह उठने के साथ ही ईद मुबारक कर चुका हूँ। मेरा तो फोन ऑलरेडी बज रहा था बिकॉज़ वो आपस में तो एक दूसरे को ईद मुबारक लगे हुए थे। और कराची में आपको पता है जो हमारी बोहरी बिरादरी है, हमारे बोहरी बहन भाई हैं, वो भी आज ईद मना रहे हैं। उन्होंने नमाज वगैरह अदा की है, कुर्बानी का सिलसिला जारी है, तो उनको भी मैंने जब ये आपको पता है जब ये मैंने हेडलाइन देखी ना सुबह बोहरी बिरादरी, तो मैंने अपने 2-3 मेरे बोहरी दोस्त हैं, बड़े अच्छे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनको जल्दी से मैसेज किए। सो यस, द फेस्टिविटीज हैव बिगन। एब्सोल्यूट, एक्चुअली फेस्टिविटीज वो जब बस 2-3 दिन रह गए होते हैं ना ईद के, तो वो फेस्टिविटी वैसे ही एंटिसिपेशन में शुरू हो चुकी होती है। बाय द वे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेट, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मस्जिद। और हज मुबारक टू ऑल दोज हु आर परफॉर्मिंग, हु हैव परफॉर्म्ड हज दिस ईयर। एब्सोल्युटली, यस। सो अल्लाह मियां आप लोगों का हज कबूल करे, आई एम श्योर कबूल करेगा। मुस्तजाब दुआ हैं आप लोग, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारों के लिए, हम सब के लिए दुआ करें। और सारों की दुआएं जो हैं वो कबूल हो, आमीन। हाँ, होंगी इंशाल्लाह होंगी जी। और 1.5 लाख से ज़ायद आज़मीन जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, उन्हें भी ढेरों प्यार, मोहब्बतें और बहुत मुबारकबाद। सो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के मनाज़िर भी हमने आपको दिखाए। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाज़िर हैं, जहाँ आज सुबह नमाज ईद अदा की गई और बड़ा ही ज़बरदस्त एक फेस्टिव माहौल होता है। विजुअल्स ही देख के ना ऑलमोस्ट एक दुख ही होता है अपने लिए कि हम वहाँ क्यों नहीं हैं। सो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू वांट टू बी रियली देयर। लेकिन खैर इन स्पिरिट तो हम सारे हैं ही और ईद सारे मना रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं मुड़ के? अच्छा जी, शैतान को कंकरियाँ मारने का सिलसिला भी जारी है और उसके बाद जो है गालिबन तवाफ़ विदा होगा। सो ये आपको पता है ना, दिस ईयर इट हैज़ बीन द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल जिन्होंने हज जो है वो परफॉर्म की है, 2.5 मिलियन। 25 लाख। और जब आप देखते हैं, जब विजुअल्स आप देखते हैं तो आपको वो नज़र आ रहे होते हैं बिकॉज दिस सो मैनी पीपल, और कितना ऑर्गेनाइज तरीका है। मैं तो खैर इसी चीज़ पे हैरान रह जाती हूँ कि हर साल द फिगर्स गो अप, द नंबर्स को हायर, और उनका ऑर्गेनाइजेशनल जो सारा मसला है, वो खैर मसला तो बिल्कुल नहीं होता, द वे दे डू दिस, इट्स अमेजिंग। सो जमरात के मनाज़र आप देख रहे हैं इस वक्त, बराह रास्त बाय द वे मनाज़र हैं, इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं जो हम आपसे भी शेयर कर रहे हैं। और कुर्बानी और दम वगैरह का जो मामला होता है वो भी साथ साथ चल रहा है। सो हज मुबारक एंड ईद मुबारक टू एवरीबडी हु इज़ सेलिब्रेटिंग, जिनकी आज ईद है, हमारी कल होगी। सो हम तो आज चांद रात मनाएंगे। और हमारे बच्चे जो हैं, ज़रा हमारे बच्चे जानवरों में घुसे हुए हैं। मतलब कल मैंने बड़ी मुश्किल से हुसैन को निकाला, अलग किया बकरे से अलग किया। मैंने कहा बेटा ये नहीं है, मैं कहता पापा कुछ नहीं कहेगा, ये तो मुन्ना है। आप व्हेन आर यू गोइंग टू एक्सपोज हिम टू द रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंस, या अभी वो बहुत छोटा है? आई थिंक आई वुड नॉट अभी, मतलब कभी भी नहीं। बेसिकली ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है मेरा ख्याल है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो क्लोजनेस हो जाती है और उन लोगों को यही समझ आ रही होती है कि जैसे हमारे लिए आया है और हम हमारे साथ ही और ये हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। वेल दैट इज़ द मैसेज एक्चुअली, लेकिन बच्चों को बताना इट्स थोड़ा सा ट्रॉमा भी हो जाता है। सो वो एज ही ग्रोज ओल्ड तो उसमें हम ज़रा समझाएंगे कि यू नो दिस इज अ सैक्रिफाइस दैट वी अच्छा, बाय द वे हम बड़े छोटे थे जब हमें पता चल गया था। मतलब हमारे तो सामने सब कुछ हो रहा होता था, वी वर रियली लिटिल। और अब मैं अपने माँ बाप से ये पूछती हूँ कि मतलब कोई हमारी फिक्र नहीं थी कि वी वर सो यंग, सारे लाइन से दगड़ पूरे कजन्स छोटे छोटे हम लोग होते थे, हमारे सामने कुर्बानी हो जाती थी। और शायद हम इसीलिए थोड़ा सा ट्रॉमा से अभी तक गुजर जिंदगी, या फिर आप पता है ओवरकम कर चुके हैं। अब अलग तो कर ही जाना था, मतलब मल्टीपल टाइम्स सेंसिटिव नहीं होते थे ना वालिदैन। और बच्चे भी, तो आज के बच्चे भी ज़्यादा लकड़ हज़म थे मेरा, ये आज के चोंचले हैं ज़रा ज़्यादा। ओह वेल, ओके, चले टेल अस व्हाट यू थिंक, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है जब होती है। इन द मीन टाइम आपको पता है कि नथिंग एवर स्टॉप्स इन आवर कंट्री। और जब हमारे वापस ईद के लिए कि नहीं आएंगे, क्यों आए, अच्छी भली ईद उनकी दुबई में गुजर रही है। बात हम कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ और साथ ही मरियम नवाज और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, नमाज पढ़ी सारे दुबई में होंगे आज। तो मियां नवाज शरीफ आपको
बता दें मरियम नवाज जब से मुत्तहदा अरब अमारात में हैं तब से ही मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है और उनमें एक दो सेशन जो हैं वो सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के भी रहे। कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए निगरान सेटअप और फिर उसके बाद सीट एडजस्टमेंट तक के मामला जो हैं वो ज़ेरे बहस आ रहे हैं। हालांकि इंटरेस्टिंगली जब हम किसी नुमाइंदे से बात करें या फिर इन लोगों के स्पोक्स पर्सन से, वो कहते हैं नहीं इस किस्म की तो कोई बातें नहीं हो रही है, वो तो वैसे ही तो और क्या हो रही है? इत्तेफाक से वो सारे वहाँ हैं। अहमद ऐसे वो जब मिलते होंगे तो क्या खाने पीने और मौसम की बातें करते होंगे और क्या बातें करते होंगे, यही करते होंगे बातें। मियां साहब जरूर करते होंगे खाने की थोड़ी सी बात, लेकिन अदरवाइज बहुत से मामला जो है वो ज़ेरे बहस आ रहे होंगे। नहीं वो मतलब प्राइमरीली ये ज़ेरे बहस जो बातें आती हैं वही होती होंगी। मौसम भी नहीं कर रहा, कोई तरदीद भी नहीं कर रहा, ये बात है। बाहर बैठी तहरीक इंसाफ भी ये सब कुछ देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि हो क्या रहा है। इस वक्त दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं। अगर मुस्लिम लीग नून पर नज़र दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वज़ारत उज़्मा की दौड़ में हैं। सबबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सबबंदी हो रही है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मंसूबाबंदी नहीं हो रही। और राइट, अच्छा बाय द वे जो कुरैशी साहब कह रहे हैं ना वो ज़िम्मा तो वज़ीर आज़म ने उठाया हुआ है और उनकी मुलाकातों और राब्तों के नतीजे में उम्मीद पैदा हो चुकी है कि आज रात तक IMF डील जो है उस पर भी कोई पेशरफ्त हो जाएगी। ऐसा हुआ, ऐसा होगा? क्या होता है? अगर ऐसा हो गया तो हुकूमत का एतमाद बढ़ जाएगा और फिर कुछ दलेर सियासी फैसलों की स्पेस भी अपैरेंटली बन सकती है। इसी पे बात करते हैं, तज्जिया लेते हैं ज़रा कि आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं। सीनियर तज्जियाकार हमारे बड़े फेवरेट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमें ज्वाइन करें। शामी साहब शुक्रिया। शामी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटी का मरकज़ दुबई बना हुआ है और बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं, बड़े फैसले भी हो रहे हैं अपैरेंटली, जो अब तक खुलकर बताए तो नहीं जा रहे या इन प्रोसेस हैं। आपको क्या लगता है कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें अब संजीदगी से इसी साल इलेक्शन की तरफ जाती नज़र आ रही हैं? देखिए, दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर मुझे कोई खुशी नहीं है। पाकिस्तान के मामलात कभी लंदन में डिस्कस होते हैं, कभी दुबई में होते हैं। हमने अपनी सियासत का हुलिया इस तरह बिगाड़ दिया है। काश ऐसे हालात होते कि हमारी सरजमीन पर सब लोग मिल रहे होते और अपने फ़ैसले कर रहे होते। ज़ाहिर है इसकी ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं है और बरसों की जो बदअमालियाँ हैं हमारी, उसके नतीजे में हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो जो चीज़ें ज़ेर बहस होंगी या होनी चाहिए वो तो यही है ना कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे संभाला जाए और पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें अपने किरदार को कैसे मुस्तहकम किया जाए। तो इसमें इंतखाबात जो हैं वो एक उनका बुनियादी किरदार है और मेरा नहीं ख्याल कि इन सियासी जमातों में से भी कोई चाहता हो कि इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। तो यकीनन इंतखाबात को बरवक्त होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी सलाह मशवरा जो है वो हो रहा होगा या हो चुका होगा। अच्छा शामी साहब, जो कुछ सामने आ रहा है उसमें एक अहम चीज़ ये है कि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट चाहती है। इस किस्म की भी शायद कुछ बातें हो रही हैं, तो ये भी एक इत्तेहाद की सी शक्ल है। दोनों रिवायती मुखालिफ जो हैं जमातों का हुकूमत में एक साथ होना अपनी जगह, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद बना लेना, क्या ये मुमकिन आपको लग रहा है कि हो जाएगा? और इनसे इनके वोट बैंक को नुकसान नहीं होगा? मतलब पैरेंटली देखें, अगर तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी जमात के तौर पर
अपनी लीडरशिप के तहत मैदान में नहीं होगी तो फिर तो ये इंतखाबी इत्तेहाद या एडजस्टमेंट नशिस्तों की इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो मैदान में मौजूद हुई और सरगर्म किरदार अदा किया उसने, तो फिर ये जो मुफाहमत है इसकी ज़रूरत भी होगी और ये गहरी भी हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। सो पीटीआई के रोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है इन सियासी जमातों की सीट एडजस्टमेंट या इनकी स्ट्रैटेजी आने वाले इलेक्शन के लिए। शामी साहब, लास्टली अंदाज़ा यही है कि ईद के बाद ज़रा माहौल सा बन जाएगा। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सब लोग इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। जैसे वो आएंगे तो हम तो वैसे ही तैयार बैठे हैं इलेक्शन मोड में आने के लिए। अब दिलचस्प होगा शामी साहब ये देखना भी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग ये लोग क्या फैसले करते हैं। तो क्या आपके पास खबरें हैं, आप तो लाहौर में रहते हैं, ये दोनों जमातें मेजर प्लेयर्स होंगी या फिर खास नहीं होगी? हाँ, देखिए, मुस्लिम लीग काफ जो है वो तो अब चंद नशिस्तों तक महदूद हो गई है और परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान इख्तलाफ के बाद तो उसकी ताकत कम हुई है। और अगरचे सरवर साहब बड़े जोशो खरोश से लगे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि को बहुत ज़्यादा नशिस्तों पर वो इंतखाब लड़ सकेंगे। तो मुस्लिम लीग नून से उनकी कोशिश होगी कि कोई मुफाहमत हो जाए और जो नशिस्तें कुछ उनको मिल जाए। इसी तरीके से तहरीक इस्तेहकाम जो है, अलबत्ता उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स भी मौजूद होंगे और पीटीआई के मुनहरिफ लोग भी मौजूद होंगे। उसके साथ मामला क्या होगा, मेरा ख्याल है ये सारा कुछ पीटीआई जो है उसका वजूद जो है वो किस तरीके से अपने आप को ज़ाहिर करेगा, उसके लिए कितनी आसानी होगी और कितनी मुश्किल होगी। जब तक इस सवाल का जवाब हमें ना मिले, ये जो एडजस्टमेंट्स जो हैं ये कोई हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। लेट्स सी अब इन मुलाकातों का क्या एंड रिजल्ट निकलता है। लेकिन जितना भी ये लोग कह दें कि जी बड़ी ऑर्डिनरी थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है और इतनी कोई इंपॉर्टेंट बातें इसमें नहीं हो रही, बट द फैक्ट दैट ऑल ऑफ देम, ऑल द मेजर प्लेयर्स आर देयर, तो मतलब कुछ गिराया ना आपने? पता नहीं, मेरा बटन तो नहीं टूट के कोई गिरा कहीं से। हाँ, मुझे लग रहा है ये लग रहा है। खैर एनीवे, फॉरगेट, आप अपना बटन ढूंढे क्योंकि वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया तो मैं पहले बात कर लेती हूँ। वड़ाइच साहब से बात करें। वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं। वड़ाइच साहब, आपसे भी पर्सपेक्टिव लेंगे। ये जो दुबई में मीटिंग्स हो रही है ना, उसके हवाले से पाकिस्तानी सियासत के बड़े जो हैं वो वहाँ जमा हुए हैं, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली सब यही इसरार कर रहे हैं वहाँ बैठ के कि ये सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं हो रही। एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे आर इंसिस्टिंग। तो क्या आपका ख्याल है कि हम तवक्कुआत कोई रखें इन मुलाकातों से या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुलाकातें मामूल की मुलाकातें नहीं हैं, ये गैर मामूली मुलाकातें हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है, पीडीएम की सियासत से है कि अगले इलेक्शन में क्या करना है, केयर टेकर सेटअप कैसा होगा, किस नाम पर इत्तफाक होगा जिससे वो ये समझे कि ये सेटअप हमारा फेवरेबल है और अगली सफबंदी क्या होगी। क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई का वोट बैंक भी मौजूद है और अभी सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी पीटीआई को नहीं छोड़ के गए, तो ज़ाहिर है इसकी स्ट्रेटजी बनाई जा रही होगी और इस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन होगा पीडीएम का, ये भी देखा जा रहा होगा। क्योंकि पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के बारे में। अच्छा, वड़ाइच साहब, नंबर्स कहते हैं ऑब्वियसली कि पाकिस्तान में इलेक्शन वही जीतता है जो पंजाब जीते। पीपल्स पार्टी दावेदार तो है, लेकिन जब कोई जमात सीट एडजस्टमेंट मांगे तो इससे तासुर तो यही मिलता है ना कि वो इलेक्शन में बड़ी कामयाबी के लिए पूरा एतमाद नहीं है। आपका क्या तज्जिया है इस मामले में? देखिए जी, कोई किसी को मांगे तांगे की सीटें नहीं देता। हम 1970 से देख रहे हैं
कौमी इत्तेहाद बना, जो है MRD बनी, ARD बनी, कई छोटी पार्टियां शामिल थी। जब पीपल्स पार्टी ज़ोरों पे थी तो उसने किसी को सीट एडजस्टमेंट नहीं दी थी, और इसी तरह जब नून ताकतवर हुई तो उसने किसी को सीट एडजस्टमेंट नहीं दी। एक दफ़ा उन्होंने गलती से लाहौर में जमात इस्लामी को जिता दिया था और जमात इस्लामी बाद में उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी। तो अब तो ये मेरा ख्याल है सियासी पार्टियां समझ चुकी हैं कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, उन्होंने अपने ही लोगों को एडजस्ट करना है। जहाँ पे नून का कैंडिडेट नहीं होगा, अव्वल तो हर जगह पंजाब में उनके कैंडिडेट हैं, तो पंजाब में तो नून सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, और इसी तरह जो है या 2-4 सीटें हैं हो सकता है उस पर कर ले, इससे ज़्यादा पे नहीं करेगी। अच्छा बराज साहब, मुस्लिम लीग नून के सियासी इत्तेहादी हो या मुखालिफ हो, इस चीज़ पर बड़े हैरान हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत की ऐसी परफॉर्मेंस के बावजूद इलेक्शन में जाने के लिए वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात एक लग रही है सारों को। शायद नून लीग ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो इलेक्शन में एक शायद एक गेम चेंजर साबित हो। तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसा ही सोच रहे होंगे वो लोग? देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बताते हैं कि वो जब भी आगे इलेक्शन कंपेयर करते हैं वो अच्छा खासा नैरेटिव बना लेते हैं, अच्छी खासी कंपेन कर लेते हैं, और नून सारा कुछ उन पर ही डिपेंड कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो उनका वोटर खड़ा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पहले जो था 2018 में भी PTI का वोट बैंक जो था वो इतना सॉलिड नहीं था। अब PTI का सॉलिड वोट बैंक है, नून का भी वोट बैंक है पंजाब में, ख़ासकर जो बिज़नेस क्लास है उसने नहीं छोड़ा मियाँ नवाज शरीफ को। तो ये एक मुकाबला होगा, देखना यह है कि कौन अच्छे कार्ड्स खेलता है, इलेक्टेबल्स किसके पास ज़्यादा है, फ्लोटिंग वोट किसके पास जाता है, किसको इक़्तिदार की उम्मीद बनती है और तासुर क्या मिलता है। ज़ाहिर है जिसका तासुर बनेगा कि ये जीत रहा है या इसको इक़्तिदार मिल रहा है उसको फ़ायदा होगा। लेट्स सी जी क्या होता है, सारा कुछ वाज़े हो जाएगा। वो आएंगे तो कुछ होगा, सो लेट्स सी कि क्या नैरेटिव। मतलब अब तो आ ही जाएंगे, काफ़ी कुछ हो गया है उनके ना आने की राह में जो हाई रुकावटें थी। मेरी फैमिली में से कोई बहुत ट्रैवल कर के दुबई तक पहुंचते ना, तो फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई इधर तो आ जाओ, दुबई पहुंच गए हो तो इधर आ जाओ। तो शायद मियां साहब के लिए भी दुबई तक आप आ गए हैं। नहीं तो वो आपको लगता है कि वो सिर्फ आने की वजह से नहीं आ रहे, मतलब ऑब्वियसली उनके कानूनी मामलात हैं वो ज़रा हल होंगे तभी वो मुकम्मल तौर पर जब हल होंगे तो तभी आएंगे, वो ज़ाहिर है। क्या ज़बरदस्त बात है, कितनी कन्वीनियंस है ना कुछ लोगों के लिए। खैर लेट्स सी कि उधर क्या होता है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और मंडियों का अहवाल। वैसे ज़्यादातर कौन लोग हैं जो, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ये तहैया करता हूँ कि भाई चांद रात को जाके जानवर लूंगा, और देखिए आपने कभी इतना लेट किया नहीं। हाँ, हमेशा पहले ही ज़रा स्ट्रेस होने लगता है कि पता नहीं चांद रात पे क्या रेट होंगे, महंगे ना हो जाएं ज़्यादा, और फिर देन यू आर स्टक बिकॉज़ उस तब तो आपको लेना ही होगा व्हाटएवर द रेट माइट बी। देन यू वोंट हैव एनी चॉइस, महंगे सस्ते कुछ भी हो सकता है ना, और शायद जानवर भी कोई खास ना मिले। हाँ, वो ज़रा वो मैं रिस्क लेने के लिए ना ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। इस मरतबा भी मैंने आपको कहा था ना नहीं चांद रात पे लेंगे, लेकिन नहीं, फिर पहले ही जब आपको सौदा बने, मेरा ख्याल है इनफैक्ट जो आपके नसीब में होता है ना वो आपको मिल ही जाता है, जिस रान पे आपका नाम लिखा हुआ है कि वो आपने रोस्ट करके खानी है। जी जी, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। आगे चले तो वो आपको मिल ही जाता है। खैर कल ईद है, बहुत से लोग आज भी मना रहे हैं, आज़िम बिरादरी वगैरह, बाकी पूरी दुनिया में तो ईद मना ही रहे हैं। अब जो व्यापारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें अच्छे पैसे मिलें। ज़ाहिर है महंगाई उन्होंने भी खर्चा किया है, पेट्रोल एटसेट्रा, जो ग्राहक हैं वो पहले ही महंगाई से परेशान हैं। सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? कराची जी, हम सबसे पहले कराची में ही रहेंगे और शवाला असलम हमें बता रही हैं कि आज क्या सिचुएशन बनी हुई है। वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, और चूंकि वक्त बिल्कुल महदूद रह गया है, लिहाजा जहां हम देख रहे हैं कि शहर की मरकजी मवेशी मंडियों में भाव ताव चल रहे हैं व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान, वहीं शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो आर्जी मवेशी मंडियां हैं वो भी कायम की गई हैं। इस वक्त हम हसन स्क्वायर के इतराफ़ के इलाके से मौजूद हैं और यहाँ पर भी छोटे बड़े जानवर इस मंडी में मौजूद हैं। अलबत्ता अगर हम गहमा गहमी की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जो गहमा गहमी है, जो रिवायती गहमा गहमी हमें बकरीद में देखने को मिलती थी मवेशी मंडियों में भी, वो भी हमें काफ़ी इस दफ़ा कम दिखाई दे रही है, और जिसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि महंगाई बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो ख़रीदार हैं वो भी यही कहते हैं कि हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि अब बड़े जानवरों के साथ, बड़े जानवर की बनिस्बत हम छोटे जानवर की कुर्बानी करें। जी अच्छा, मुझे लग रहा है बड़े अच्छे अच्छे बकरे रह गए, छोटे छोटे ले लिए लोगों ने
और ये आप ताना किसको दे रही हैं? मैं क्यों ताना दूंगी, मेरा अपना छोटा सा बकरा है, आप जो लेके आए। मैं बहुत अच्छी हूँ अपने बकरों के मामले में, मैं बड़ी प्रोटेक्टिव हूँ अपने बकरे के मामले में। हाँ, छोटा है तो क्या हुआ, अच्छा तो खूबसूरत था और दिल का बहुत अच्छा है। इट्स वेरी क्यूट, वेरी काइंड हार्टेड, यस, वेरी नाइस एंड वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी स्वीट आल्सो। रिश्ता मांग अच्छा, इसके बाद उसका मैं कहती हूँ ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हम मजीद हमारे वालों का तो रिश्ता भी नहीं हो सकता। जी जरा कुछ मामलात हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका के मौके पर भारत के साथ मुश्तरका एलामिये में एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त और बेबुनियाद बयानिए पर अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान के बारे में गैर ज़रूरी यकतरफ़ा और गुमराह कुन हवालों पर तहफ़्फ़ुज़ात से अमरीका को आगाह किया गया। याद रहे कि रवा माह 20 से 24 जून तक नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका को जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसमें गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान का भी जिक्र था। भाई तुम अपना दौरा करने जा रहे हो, अपनी बातें कर रहे हो, हमें क्यों बीच में ला रहे हो? बस क्योंकि हम ना आए तो उसकी बात बनेगी नहीं। हाँ। और साथ ही बता दें कि मुश्तरका एलामिया में सरहद पार दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी इकदाम के जरिए ये यकीनी बनाया जाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना की जाए। एलामिया में मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर रद्द अमल दिया और अमरीका को कुछ याद भी दिलाया। देख लें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको दावत दी हुई थी प्रेसिडेंट बाइडेन ने, और उसमें पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा जो एक रवायती एटीट्यूड है इंडिया का कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का, मैं याद दिलाना चाहता था कि एक वक्त था कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी तो उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों का वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ और जिस तरह वहाँ पे मुसलमान जिंदा जलाए गए, औरतों को रेप किया गया, तो यही यूनाइटेड स्टेट्स था जिसने उनके ऊपर वीज़ा की पाबंदियां लगाई थी। यानी कि एक्नॉलेज किया गया था कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है और मोदी की सरपरस्ती में हुई है। और आज एज वी स्पीक वही सिलसिला सारे हिंदुस्तान में जारी है। मुसलमान, क्रिश्चियंस और दूसरी जो अक़लियतें हैं वो मोदी की दहशतगर्दी का टारगेट बनी हुई हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिनके अमेरिका आने पर एक अरसे तक पाबंदी थी, वो बतौर वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका पर पहुंचे तो उन्हें आला तरीन सफारती प्रोटोकॉल फराहम किया गया। इस रेड कार्पेट ने अमेरिका के अज़ाइम भी बड़ी हद तक वाज़े कर दिए हैं कि अमेरिका जो चीन के असर और रसूख से परेशान है उसको खित्ते में एक नए इत्तेहादी की तलाश है और इसके लिए भारत से बेहतर सर्टनली कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल हमारी हुकूमत का हर कदम वाज़े कर रहा है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना चाहता है और इस बार हम आलमी पावर पॉलिटिक्स में किसी की प्रॉक्सी किसी सूरत नहीं बनेंगे, होपफुली नहीं बनेंगे। सबसे पहले तो यही समझने की बात है कि अमेरिका, आपने एक्सप्लेन तो वैसे कर दिया कि ये बड़ी मेजर सपोर्ट है जो इस विजिट को भी दी गई। अमेरिका certainly इंडिया की सपोर्ट की तलाश Naturally, I mean, if it had to pick one, it would be India. अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिहा, अमेरिका भारत एलामिये में पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल सामने आया है। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में अमेरिका को ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया के बयानिए को इस तरह सपोर्ट किया जाए? ये जाहिर है एक कोशिश थी अमेरिका की भारत को खुश करने की, लेकिन इसको हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी अरसे से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, तजारती, डिफेंस और मुख्तलिफ और शोबों में, टेक्नोलॉजी के शोबे में। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये हमें मद्देनज़र रखना चाहिए है कि अमेरिका की अव्वलीन तरजीह इस वक्त ये है कि वो किसी तरह से चीन को कंटेन करें। तो उसके लिए वो भारत का एक रोल देखते हैं, बल्कि एक कलीदी रोल देखते हैं भारत का, कि वो एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट हो सकता है टू काउंटर चाइना। तो अगर आप उस हवाले से देखें तो फिर आपको, मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस बात की कि वो खुश क्यों करना चाह रहे हैं इस वक्त भारत को।
अच्छा, अब इस मामले पर पाकिस्तान ने भी आपको पता ही है रद्द अमल दिया है। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया। आपकी नज़र में ये मुनासिब रिएक्शन है या हमें इससे आगे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान का जो रिस्पांस था मैं समझती हूँ कि दुरुस्त था। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने यही कहा कि जी इस किस्म की जो इल्ज़ाम तराशी है एलानिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान को नामंजूर है। साथ साथ पाकिस्तान ने डिमाश की। मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए कि स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होता है लेकिन डिमाश डिप्लोमेटिकली एक फॉर्मल प्रोटेस्ट होता है और उसके ज़रिए फिर एक मुल्क दूसरे को स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है। तो वो स्ट्रॉन्ग मैसेज अब जा चुका है। मज़ीद अब मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को कुछ और करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो कोई आइडियल इस वक्त जगह पे नहीं है। बुनियादी वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? देखें, जब दुनिया में इतनी सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं और अमेरिका की भी तरजीहात जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, उनका फोकस सारा चाइना पे है इस वक्त। वो हमारे ख़त्ते से विड्रॉ कर चुके हैं जब से वो अफ़गानिस्तान से निकले हैं। तो ज़ाहिर है जो बेसिस था, जो फाउंडेशन थी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान पिछले 20 साल से, ज़ाहिर है वो अफ़गानिस्तान रिलेटेड थी। तो वो कॉन्टेक्स्ट जब चेंज हो गया है तो ज़रूरत फिर इस बात की है कि दोनों मुल्क जो हैं वो देखें कि वो किस तरह से अपने ताल्लुकात को फिर से मजबूत कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये भी हमें सामने रखनी चाहिए चीज़ कि अमेरिका की अगर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो कि है, तो उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ज़ाहिर है किसी किस्म के एंटी चाइना एफर्ट या एंटी चाइना कोलिशन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर देखें उससे फिर स्पेस लिमिट हो जाती है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए। हम इसी पे ज़रा अगर हम आगे बढ़ाएं डिस्कशन को मरिया साहिबा, के आलमी मंजरनामा ऐसा लग रहा है कि अब एक मरतबा फिर से दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान कह तो रहा है कि हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, लेकिन वुड दैट इवन बी पॉसिबल फॉर अस? देखिए, ये दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में तकसीम नहीं हो रही, मगर ये ज़रूर है कि चीन और अमेरिका का जो तनाव है वो एक स्ट्रेटेजिक, आप कह लीजिए ओवरवेलमिंग रियलिटी है इस वक्त, जो शेप कर रही है ग्लोबल एनवायरनमेंट को, दुनिया के एनवायरनमेंट को। लेकिन उसमें ये भी याद रखें कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फिर भी चला रहे हैं बग़ैर किसी ब्लॉक को ज्वाइन किए, बल्कि जिन्होंने ज्वाइन भी किए, अगर आप ब्लॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे लिए तो वो कोल्ड वॉर के लिए ज़्यादा रेलिवेंट था। आज आप वो लफ्ज़ मैं नहीं समझती कि रेलिवेंट है, मगर चलें ग्रुपिंग्स कह लीजिए। तो देखिए, अगर आप यूरोप का एग्जांपल लें कि यूरोप तो ज़ाहिर है फर्मली अमेरिका के साथ है, लेकिन उनका सबसे बड़ा तजारती पार्टनर कौन है? चाइना। और अमेरिका का खुद जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना ही है। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है इस तनाव की वजह से मिडिल पास के लिए कि वो एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी परस्यू करें जिसमें कि वो इंडिपेंडेंट भी हों और साथ साथ दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात भी रखें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अमेरिका का खुद ट्रेडिंग पार्टनर सबसे, मतलब इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और फिर यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, बट अदरवाइज यूरोप अमेरिका का हम आवाज़ है। सो येस, देयर कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल इन दिस। थैंक यू डॉक्टर मलिहा फॉर बीइंग विद अस, एंड इट्स मोर लाइक ग्रुप्स देन ब्लॉक्स। ट्रू, जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रही थी। ईद की तैयारी की बात करेंगे और ईद उल अज़हा आपको पता ही है सर पर है। जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिए हैं वो छुरियां तेज करा रहे हैं। बुगदे क्या होता है? बुगदे होता है? प्लीज टेल अस। चाकू बुगदा ही होता है, बुगदा ही होता है, जो बड़ा वाला नहीं होता, टक टोका। हाँ, उसको टोका कहते हैं। टोका टाइप, आप समझ लें। पता नहीं एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, टोका शायद कुछ मुख्तलिफ होना। और कुछ लोग टोके वगैरह भी तेज करा रहे हैं। आप पता नहीं, टोका और बुगदा अपेरेंटली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई डोंट नो, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड टोका, सो आई वाज राइट। सो पीडीदन से इस बारे में हमें अपडेट कर रहे हैं गुलाम हैदर आकाश। ईद उल अज़हा करीब आते ही लोग सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। मनपसंद जानवर की कुर्बानी करने के लिए
नई छुरियां टोके बनाने और पुरानी छुरियों को तेज कराने में मसरूफ दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि ईद कुर्बान पर अपने प्यारे जानवरों की कुर्बानी के लिए गोश्त और बोटियां बनाने के लिए हम पहले ही से छुरियां और बुगदे तेज करा रहे हैं ताकि ईद उल अज़हा पर कुर्बानी कर सकें। छुरियां टोके बनाने वाले लोहार का कहना है कि कमर तोड़ महंगाई में भी लोगों को सस्ते दामों छुरियां टोके बनाकर दिए जा रहे हैं ताकि लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। लोग हमारे पास आ रहे हैं छुरियाँ टोके लेकर कुर्बानी के लिए, कुर्बानी जो कर सकें हम उनको बना के दे रहे हैं रियायत पैकेज के साथ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी हम उनको रियायत से बना के दे रहे हैं। कुर्बानी के लिए छुरियाँ और टोके बनवाने आए हैं ताकि हम सबसे पहले कुर्बानी कर सकें। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लोग यहाँ से छुरियाँ टोके और दीगर चीज़ें तैयार करा रहे हैं ताकि सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम का जियो न्यूज़ पटीदन, डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज सिंह। थैंक यू आकाश। बुगदे तो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन टोका वही था जो मैं कह रही थी। टोका है वो ये टोका है। What do you call the broad one? What do you call the wooden block जिस पे सारा कुछ हो रहा होता है? What do you call? Live edge wooden tape. नहीं। आपको पता है ना कि आजकल तो इस किस्म की डाइनिंग टेबल्स भी बन रही हैं। What do you call the wooden block that? बुट्टी? बस कुछ समझा। गुड्डी के आप हमें प्लीज @जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें ट्वीट करके बताइए कि वो एग्जैक्टली उस लकड़ी के फटे को क्या कहते हैं। लाइव एज। अच्छा, अयूब बलोच भी हमें बता रहे हैं, और वो हमें कहाँ से बता रहे हैं? खुशदार से कुछ। जी, इस मैं मौजूद हूँ खुशदार माल मवेशी मंडी में। यहाँ पे जानवर तो काफ़ी तादाद में हैं और लोग भी काफ़ी ज़ोर शोर से आ रहे हैं, लेकिन आते यहाँ पे जो कीमतों को देखते हैं उन कीमतें माल मवेशियों के आसमान को छू रही हैं। जो पिछले साल 30,000 का 40,000 का बकरा मिलता था यहाँ पे, वो इस बार तकरीबन 60 से 70,000 रुपये के करीब है। दूसरी जानब ज़िले हुकूमत की जानब से माल मवेशियों के ज़िले से बाहर ले जाने पर दफ़ा 144 नाफिज तो किया गया है, लेकिन माल मवेशी ज़ोर शोर से बाहर ले जा रहे हैं उन और जारी सारी है। जी, मुड्डी उसको कहते हैं। मुड्डी वो जो वुड ब्लॉक होता है जिसके ऊपर गोश्त वगैरह काटा जाता है। मीम डाल छोटी है। मीम दाल नहीं, डाल मुड्डी डाल छोटी है। अच्छा जी, वंडरफुल। ये तो हो गया खुशदार से ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आपको बता दी, मामला क्या है चल रहा है वहाँ पे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताना ये है कि नॉर्वे, रूस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, टर्की, मैक्सिको, नेपाल और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 23 को पहमाओं ने गुज़श्ता रोज़ सुबह दुनिया की नवीं बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत कामयाबी से सर कर ली है। वंडरफुल जी, वंडरफुल। इससे करते हैं, रोज़ कर लेते हैं, और इसमें हमारे अपने साजिद सतपारा भी हैं। और बाय द वे उन्होंने विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन ये किया है। 8,126 मीटर बुलंद चोटी पर पहुंचकर पाकिस्तानी को पहमा ये पहले बन गए हैं अल्पाइन स्टाइल में, जिन्होंने दुनिया में 8,000 से बुलंद चोटियों में से 7 को एक्चुअली किसी भी इजाफी ऑक्सीजन के बगैर सर किया है। इनकी तो मतलब ही सो यूज्ड टू इट, ही कैन डू इट। हमका बड़ा इंतजार रहता सुना है कि कल बारिश हुई है कहीं कोई कराची में, परसों भी और तरसों भी कहीं कहीं पैचेस में ना, आपको पता है फैसल कल कुछ और इलाके थे, उससे पहले कुछ और इलाके थे। सो या मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में हल्की ही बारिश हो रही है। बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर, और आपको ये भी बताएंगे कि ईद के दिनों में मौसम का क्या हाल होगा। अच्छा, पहले ये मुख्तलिफ इलाकों के कल के शॉट्स हैं जहाँ छींटे पड़ जाते हैं, वहाँ पे ज़रा सड़क गीली हुई नज़र आती है। मतलब परसों रात की बात है, सैटरडे की बात है कि कोरंगी रोड जो आधा शार फैसल से अगर आप चढ़ें तो आधा गीला था और आधा बिल्कुल सूखा। सो इस किस्म की बारिश हो रही है। बट लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, क्योंकि कल हमने आपको बताया था ना स्केड्यूल आने वाला है, स्केड्यूल आ गया, उस पर जियो पे आपने बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी देखा। शायकीन क्रिकेट के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप 10 वेन्यूज़ पर 10 वेन्यूज़ पर खेला जाएगा। पहला मैच 5 अक्टूबर को दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच
यानी पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगा और 15 नवंबर को मुंबई में वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल और 16 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और स्केड्यूल से आपको पता है, जाहिर है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो जनूबी और मशरकी भारत में रखे गए हैं। वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है और पीसीबी के तर्जुमान का कहना है कि मैच के मकामात समेत भारत के किसी भी दौरे के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी और वो अप्रूवल देंगे। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे गप लगाते हैं इस मामले पे। शुक्रिया। पहले ये नहीं देखना कि वसीम अकरम क्या कह रहे थे। नहीं, ओके आगे चलते हैं। चलें सुनवा, आप फ्यू इंसिस्ट तो सुनवा देते क्या करें। ओके, मैंने पिछले दिनों भी अभी आईसीसी के लिए एडिट सम इंटरव्यूज एंड आई थिंक पाकिस्तान टीम हैव द पोटेंशियल टू डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर द टॉप 4। कंडीशंस हमारी हैं और कॉन्फिडेंस है हम इस सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो। सो या आई थिंक पाकिस्तान टीम हैव अ चांस टू फर्स्ट क्वालिफाई फॉर टॉप 4। There you go. This is what he had to say. Pakistan team is one of the favorites certainly. टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आ गया, पाकिस्तान के ज़्यादातर मैचेस तो होंगे बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता और हैदराबाद में। ये सब ग्राउंड्स आपने भी देखी हुई हैं, क्या पाकिस्तान को वेन्यू सूट करते हैं? डेफिनेटली देखें, जितनी भी ग्राउंड्स इंडिया में हैं, जहां भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं वहां पे एक तो सबसे पहले रेनोवेशन होती है ग्राउंड्स की, पिचेस की और पूरी मेंटेनेंस होती है। और हमने देखा वेस्ट इंडीज में भी अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाए तो वहाँ की पिचेस अच्छी नहीं होती थी, इवन ग्राउंड भी अच्छे नहीं होते थे। तो जब वर्ल्ड कप हुआ 2007 में तो वहाँ पे काफ़ी रेनोवेशन हुई, इवन पिचेस बहुत अच्छी हो गई। तो जो पिचेस की डस्ट होती है वो भी सारी चेंज हो जाती है। और जैसे कि आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो काफ़ी टर्न था इंडिया की पिचेस में, तो अब मुझे नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पिचेस काफ़ी फर्म होंगी। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे अहम मैच जो है वो ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट ही होगा और ये होगा अहमदाबाद। एग्जैक्टली। तो ये बताएं कि 1 लाख से ऊपर का क्राउड, ये कैपेसिटी जो है वहाँ हो सकती है, ये प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होगा कि पाकिस्तान पे, क्योंकि उनका तो होम ग्राउंड है? देखिए, हमेशा जब भी पाकिस्तान टीम गई है और वहाँ पे प्रेशर तो होता ही है, एक तो वहाँ भी प्रेशर होता है और वहाँ पे कुछ लोग शरारतन थ्रेट करते हैं। उनका मकसद यही होता है कि प्लेयरों को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया जाए, होता कुछ नहीं है। और ये कि इंडिया भी सेफ कंट्री है, पाकिस्तान भी सेफ कंट्री है, जहाँ भी क्रिकेट हो रही है ऑलमोस्ट सारी कंट्री सेफ है। तो प्रेशर की बात तो ये है कि अब जितने भी प्लेयर्स हैं इनको पता है कैसे हैंडल करना है। इंडिया के साथ इंडिया में मैच होगा, ऊपर से वर्ल्ड कप होगा, ये सारी चीज़ें प्लेयरों को मेंटली तौर पे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा रज़ाक भाई, अब वर्ल्ड कप में ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है, पाकिस्तान को अपनी टीम भी फाइनल कर लेनी चाहिए। पेरेंटीज मतलब आइडियली सीनियर्स तो हैं ही, लेकिन आपकी नज़र में हमारे कौन से नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या वर्ल्ड कप रेडी हैं, या कुछ है आपके जहन में कोई ऐसा नाम? देखिए, ऑलमोस्ट अभी देखिए जितनी क्रिकेट होम सीरीज हुई है वहाँ पे हमने सबको देख लिया और वही हमारे पास एक पैनल है 20 या 25 लड़कों का, वहाँ से आपने 16 लड़के सेलेक्ट करने हैं जो परफॉर्मर हैं। तो पिचेस के मुताबिक और पाकिस्तान को चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रेशर हैंडल कर सके वहाँ पे इंडिया में जाके। और ये बड़ा क्रूशियल वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है जीतना ये वर्ल्ड कप। और ऑलमोस्ट वहाँ पे इंडिया के साथ मैचेस होंगे और बड़ी बड़ी टीमों के साथ मैचेस होंगे, तो वो प्लेयर रखें जो प्रेशर हैंडल कर सकें। और ये आई होनी चाहिए जो सिलेक्टर हो या फिर कोच हो या भी कैप्टन हो, तो उनको ये देखना पड़ेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, टेस्ट क्रिकेटर, फॉर स्पीकिंग विद अस। अब वो अप्रूवल जिसका इंतज़ार है, हुकूमती अप्रूवल, वो कब आएगी? आई जाएगी अपेरेंटली, लेकिन क्या हम इंसिस्ट करेंगे अपना कोई मैच मतलब मूव करने पे या नहीं करेंगे? अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, ज़रा हमें दोबारा बता दें कि हम लोग मुतमईन हैं जो स्केड्यूल जारी किया गया है, या कुछ वेन्यूज़ और कुछ मैचेस पे हैं हमारे रिजर्वेशंस? देखें अब्दुल्ला, तकरीबन 10 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट थी
उसने पाकिस्तान बोर्ड के साथ एक मीटिंग की लाहौर में, जिसमें मिकी आर्थर भी वीडियो लिंक पर थे, ग्रांट ब्रैडबर्न लाहौर में थे। उस मीटिंग में एक तजवीज़ ये आई कि अफगानिस्तान के साथ जो चेन्नई में मैच है उसको स्वैप करके बेंगलोर शिफ्ट करवा दिया जाए, और बेंगलोर वाला जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसको चेन्नई लाया जाए। और पाकिस्तान ने रीजन ये दी कि अफगानिस्तान के चूंकि स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इसलिए हमें वहाँ मुश्किल हो सकती है। तो मेरा ख्याल कमजोर ग्राउंड्स पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने ये लॉजिक दी, और अगले ही दिन टीम मैनेजमेंट की तरफ से वो चीज मीडिया में लीक करके अपनी जगहसाई का खुद सबब बना। क्योंकि कल जब वो शेड्यूल अनाउंस हुआ तो आईसीसी ने पाकिस्तान की वो जो प्रपोजल थी वो रिजेक्ट कर दी और वो वेन्यू चेंज नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी पिच स्पिन भी हो सकती है, कहीं पर फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल सकती है, तो ये कहना कि जी फलां जगह अफगानिस्तान को एडवांटेज है तो वो वेन्यू चेंज कर दिया जाए। वैसे ये अजीब सी बात नहीं थी भट्टी साहब के, मतलब क्यों बता रहे हैं कि अगर यही करना था ये तो हमें सुनने में मायूब लग रहा है। हमें ही सुन के अजीब लग रहा है, तो उनको तो लगा ही होगा कि अब तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। देखें ये बिल्कुल मायूब भी था और एक ब्लंडर इसलिए था कि आपने खुद अगले दिन अगर खामोशी से ये प्रपोजल जाता, अगर रिजेक्ट भी हो जाता तो किसी को पता नहीं चलता। पीसीबी की जो मैनेजमेंट थी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे मीडिया में उसको लीक कर खुद ही अपनी जगहसाई उसमें की। फिर पाकिस्तान की तरफ से जो एक बड़ी प्रपोजल थी, बल्कि पाकिस्तान का मुतालबा था, वो मान लिया गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम मुंबई ट्रैवल नहीं करेंगे। जाहिर है आपको पता है कि जो मुंबई में जो एक इंसिडेंट हुआ था 2009 में, उसके बाद से एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट से शिवसेना के मसाइल हैं, तो मुंबई तो अब पाकिस्तान टीम हर सूरत में नहीं जाएगी। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और इंडिया के साथ भी सेमीफाइनल होता है तो वो कोलकाता में होगा, वो मुंबई में नहीं होगा। ये तो इन प्रिंसिपल आईसीसी ने कल बता दिया है। फिर पाकिस्तान का एक और मुतालबा मान लिया गया। पाकिस्तान ने कहा था कि हम एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, लिहाजा अब हमें वार्म अप मैच जो है वो किसी नॉन एशियन टीम के खिलाफ दिया जाए। तो वो मुतालबा अब वो अभी टीम तो तय नहीं हुई, एक टीम न्यूजीलैंड की तय है, लेकिन दूसरी टीम का फैसला आईसीसी करेगा। लेकिन ये तय है कि अब पाकिस्तान दूसरा वार्म अप मैच जो हैदराबाद दक्कन में खेलेगा वो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को 5 वेन्यूज पर ट्रेवल करना है इंडिया के। लेकिन जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है जिसमें पाकिस्तान के रिजर्वेशंस हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो 15 अक्टूबर का पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उस हवाले से 4-5 दिन पहले फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने भी कहा था कि जब टूर्नामेंट करीब आएगा तो उस वक्त हम इंडिया को बताएंगे कि हम अहमदाबाद जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो वो एक पाकिस्तान का मसला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइनली अगर कुछ सियासी हलचल ना हुई अक्टूबर तक, तो पाकिस्तान फिर अहमदाबाद में भी खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। लेट्स सी अहमदाबाद में पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार होता या नहीं होता। अच्छा, बाकी ओवरऑल स्केड्यूल बताइए हमें। बाकी तमाम टीमें जो वर्ल्ड कप में शरीक हैं, एवरीबडी इज़ ओके विद इट एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? देखिए अब्दुल्ला, एक मेंबर्स कंट्री का एग्रीमेंट होता है, उसके तहत तो सारी टीमों को सारे वेन्यूज पर खेलने के लिए जाना है। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो जो बड़ा फेमस वेन्यू था इंडिया का मोहाली, इस बार कोई इंडियन पॉलिटिक्स है बीजेपी और कांग्रेस की, उसकी वजह से मोहाली को कोई मैच नहीं दिया गया वर्ल्ड कप का। जिस तरह आप बता रहे थे कि 10 वेन्यूज पर मैच हैं, इंडिया की टीम वाहिद टीम है जो 9 के 9 अपने ग्रुप मैचेस 9 डिफरेंट वेन्यूज पर खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया 8 वेन्यूज पर ट्रेवल करेगा। इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसको 7 वेन्यूज पर जाना है। और पाकिस्तान ने, जिस तरह हमने कहा कि 5 डिफरेंट मुल्कों शहरों में जाना है। लेकिन चूंकि होस्ट कंट्री पर प्रेशर जरा ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो उनके हेड कोच हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में काफी एक मुश्किल हो सकती है। क्योंकि दोनों के जो रोहित शर्मा का कप्तानी का कॉन्ट्रैक्ट और राहुल द्रविड़ का एज ए हेड कोच कॉन्ट्रैक्ट, वो भी वर्ल्ड कप के साथ खत्म होंगे। उनको एक्सटेंड करना है बीसीसीआई ने। तो जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो मैटर करेगी। इन दोनों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस
और टीम की परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टूर्नामेंट होगा। सिवाय 5 के बाकी मैचेस जो हैं वो डे एंड नाइट मैचेस हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे। तो जो लोग पाकिस्तान में ऑफिस से हमारी तैयारी का भी पूछ लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द फैंस? चले टीमें भी इजाज़त मिल गई, पहुंच जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो हर टीम के, आपको पता है हर मुल्क की जो टीम होती है उनके फैंस उनके साथ साथ हर जगह जाते हैं, और पाकिस्तान इंडिया तो इतना क्लोज है कि अगर फैंस को वो मौका ना मिला जाने का तो ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको? अप्लाई करेंगे, पेपर वर्क होगा तो कुछ मुमकिन हो सकेगा, उनके लिए भी कुछ आसानियां हैं? बहुत अच्छा अब्दुल्ला और हुमा आपने सवाल पूछा, लेकिन अभी तक फैंस के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फैंस के हवाले से, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कोई अभी तक पॉलिसी जो है वो आ नहीं सकी है। देखें, नॉर्मली वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो 1 साल पहले अनाउंस होता है। पाकिस्तान इंडिया के जो मामला चल रहे थे एशिया कप के हवाले से, हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, वो जो लड़ाई थी उसकी वजह से अब आज से 99 डेज बाद वर्ल्ड कप शुरू होना है, तो ना सहाफ़ियों के लिए कोई अभी तक पॉलिसी सामने आई है, ना फैंस के हवाले से पॉलिसी सामने आई है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल का हिस्सा था तैयारी के हवाले से, तो सितंबर में पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, इंडिया ने भी एशिया कप खेलना है, और 2 वार्म अप मैचेस जिस तरह मैंने पहले बताया वो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को मिलेंगे। तो यही पाकिस्तान की ग्राउंड में तैयारी है, लेकिन फील्ड के बाहर बहुत सारी तैयारी है। लेकिन मैंने शायद आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी बताया था कि पिछली बार 2016 में जब हम इंडिया गए थे तो हमें सारे शहरों का रिपोर्टिंग वीजा मिला था, जो काफी मुश्किल होता है। अगर इस तरह फैंस और साफियों के लिए वही पॉलिसी बनाई गई तो वो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तानियों को काफी मुश्किल रहेगी कि पहले आप पुलिस में रिपोर्ट करें, फिर होटल में चेक इन हो, फिर चेकआउट से पहले फिर आपको पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम शहर छोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें एक क्लियर कट और कोई सादा और आसान सी पॉलिसी आईसीसी और इंडिया मतलब फिजिकल प्रेजेंस ना करें, कोई ऐप बना दें जिसके थ्रू आप चेक इन कर सकें। मतलब अब तक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर ज़्यादा ही है तो मतलब आप कुछ इस तरह का वेबसाइट के थ्रू कुछ हो सकता है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस व्हिच कैन बी डन। अच्छा, अब हम इससे पहले अब्दुल रज़ाक से भी बात कर रहे थे, भट्टी साहब, और ज़ाहिर है हमारे सीनियर्स तो हैं ही, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और माशाल्लाह नज़र ना लगे हम लोग वन ऑफ द फेवरेट्स भी हैं इस वर्ल्ड कप में। नए लड़कों में से आप किसको वर्ल्ड कप में जाता हुआ मौका मिलता हुआ देख रहे हैं? अब्दुल्ला, मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अब जबकि 99 दिन वर्ल्ड कप में रह गए हैं कि कोई लंबी चौड़ी टीम में उखाड़ पिछाड़ करे। हमारी वनडे टीम, सब टीमें यही लड़के, जिस तरह रज़ाक कह रहे थे कि हमारा 20-25 का पूल ही है, उसी पूल में से हम टीम बनाते हैं और वही पूल है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई पाकिस्तान किसी नए लड़के को इस स्टेज पर टीम में शामिल करने का खतरा लेगा। वैसे हमारी टीम ज्यादा पुराने लड़कों पर है नहीं, हमारी टीम वैसे यंग टीम है, लेकिन एक्सपीरियंस है, ये लड़के 3-3, 4-4 साल से खेल रहे हैं। तो मैं भी वसीम अकरम के साथ जाऊंगा कि पाकिस्तान अगर टॉप 4 में फिनिश नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में मेरे लिए भी हैरत की बात होगी। ऑल राइट, अब पीसीबी के मामलात, वैसे अचानक ज़का अशरफ साहब का ट्वीट भी मेरे सामने आ गया। वो एक जर्नलिस्ट से ज़रा पता नहीं क्या बातें कर रहे थे और पता नहीं बड़ी सख्ती से सुनाया है उन्होंने। जर्नलिस्ट भी कहना चाहिए नहीं, क्या है मामला? वो ज़का अशरफ साहब के मामलात और पीसीबी के मामलात सेटल्ड हैं? नहीं अब्दुल्ला, अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ हम एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को अभी तय करके बैठे हैं, वर्ल्ड कप जो है उसका कल शेड्यूल अनाउंस हुआ है, लेकिन पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स ने, पहले बुलंद हाई कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने पीसीबी चेयरमैन का जो कल गुजर गई 27 जून को जो इलेक्शन होना था उस पर स्टे दे दिया है। तो ये एक मेरे ख्याल में काफी अफसोसनाक चीज है कि एक तरफ हम दुनिया से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हमारा हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो भी है इसको सेटल कर देना चाहिए। अगर क्रिकेट की लड़ाई अदालतों में लड़ी जाएगी तो उससे हमारा मजाक तो उड़ेगा। मतलब क्रिकेट की भी लड़ाई अदालतों में लड़ी जाएगी, क्या तो रह गया था कि अब क्रिकेट को भी खींच के उधर ले जाओ। टेक्निकली बोर्ड की बागडोर किसके हाथ में वैसे इस वक्त? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर है, वहां भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी में भी अहमद शहजाद राणा,
उनको एक्टिंग पीसीबी चेयरमैन बनाया गया है। तो डे टू डे अफेयर्स जो हैं वो देख रहे हैं, सीईओ सलमान नसीर वो कुछ मामलात को देख रहे हैं। लेकिन आज मैं और आप, अब चूंकि लॉन्ग वीकेंड है, ईद की मंडे तक छुट्टियां हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चेयरमैन नहीं है, बल्कि पीसीबी ने कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी कि वो जो स्टे उसको लिफ्ट किया जाए, इलेक्शन की इजाजत दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल वो उनकी इस्तदा जो थी वो तो मुस्तरद कर दी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो 17 जुलाई तक का स्टे है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अगस्त तक पीसीबी चेयरमैनशिप के जो मामला हैं ये सेटल होंगे। काफी गंभीर Which is not a good omen, मतलब ये अच्छा साइन तो नहीं है वर्ल्ड कप में जब 99 दिन ऑलमोस्ट रह गए हों और ये मामला सेटल ना हो, इनका इफेक्ट समहाउ होता है। एक मोरल पे भी होता है और बड़ी एक्सप्लॉइटेटिव एक सिचुएशन बन जाती है कि अगला कोई भी बात कर सकता है। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन और आपको ईद मुबारक ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह हम मंडे से दोबारा आपसे बात करेंगे। ओके, टॉकिंग ऑफ ईद, टॉकिंग ऑफ ईद, जरा फिर देख लें, जरा राजनपुर चलेंगे। आपको पता है राजनपुरी बकरे बड़े मशहूर होते हैं। Are you sure? हाँ, You just made it up? नहीं, I did not make it up. So इलियास रजा हमें दिखा रहे हैं राजनपुर में क्या चल रहा है। जी, ईद कुर्बान को एक दिन बाकी रह गया है और मैं इस टाइम राजापुर मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद यहाँ लोग आ रहे हैं जानवर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो रेट हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब एक दिन बाकी रह गया ईद को, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम सुन्नत इब्राहिमी के लिए अपना जानवर लें। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ एक गाहक भी मौजूद है। महंगाई है, काफ़ी सारे महंगे बेच रहे हैं। ये महंगा कोई नहीं सर जी, ऐसा मेहनत ना पाले है ना गंदम को भाई सलाह, इतने खर्चा बहुत है, लेकिन मंजिल हालात कोई नहीं। सारी खरीद है 72,000, लेकिन 55-56,000 उत्ते को याद नहीं आता। पर जो व्यापारी है वो कहता है मैंने बड़ी मेहनत की है, जानवर को पाला है, मैं अपने मुनासिब रेट मांग रहा हूँ, लेकिन जो खरीदार है कुर्बानी के लिए जो जानवर लेने के लिए आया वो शदीद परेशान है। वो उसका कहना है कि मेरे पास जो बजट है, मैं जो बजट लेकर आया था उससे जानवर बहुत महंगे हैं। अब देखिए हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो जानवर ले। अब एक दिन बाकी है सूरत इब्राहिमी के लिए, अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जानवर किसी तरीके से हम यहाँ से लेकर जाएँ। You were right, अच्छे लगे मुझे। मैं बड़ी देर से मौसम का बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बताने नहीं दे रही हैं। लेकिन अब मैं बता के रहूँगा कि ईद कुर्बान में बस एक रोज़ बाकी रह गया है और ऐसे में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें जारी हैं। कराची में भी कहीं हल्की, कहीं तेज़, थोड़ी सी तेज़ रात और सुबह में फौर ज़रा पड़ जाती है, लेकिन अमूमी तौर पर मौसम शदीद बहुत। वैसे मैं एक बात बताऊँ, कोई इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं वहाँ भी कोई मौसम कोई ख़ास नहीं है। बहुत बुरा वो उस मोमेंट के लिए अच्छा लगता है और खैर अच्छा लगता है, उसके बाद दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी हब्स हो जाती है। अच्छा जी, आज भी हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। पिछले दिनों में मौसमियात ने कराची में ईद के अयाम में बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया था। अगर कल या परसों ऐसी सूरत हाल बनती है तो शहर में आलाइश गंदगी काफ़ी सूरत हाल बिगड़ सकती है। इंतज़ामिया को हम दोबारा कहेंगे कि ज़रा अलर्ट रहें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज है हमारे साथ। अच्छा जी, सरदार सरफराज साहब, सबसे पहले तो कराची का ही बिकॉज वी आर हियर, तो हम पूछते हैं कि हमें बादल तो नज़र आ रहे हैं इधर और लगता भी है जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन फिर बारिश खुल के होती नहीं है। तो बारिश होगी, कितना इंतज़ार करना है? देखिए, बाकी मुल्क में जैसे पंजाब में और इसी तरह से बलूचिस्तान के शुमाली अजला जो हैं या शुमाल मशरकी अजला, उनमें तो अच्छी बारिश हो चुकी है पिछले 3-4 दिनों में। 24 से कहीं और कहीं 25 से शुरू हुई थी, तो ख़ासकर लाहौर और गिरदनवा में बहुत अच्छी बारिश हुई। प्री मानसून एक तरह से स्पेल था, शावर थे। तो सिंध में अभी तक उनका असर उन जो मानसून हवाएँ या प्री मानसून हवाएँ दाखिल हुई हैं पंजाब वगैरह में, वो सिंध तक अभी तक नहीं पहुँची। ज़्यादातर उनका फैलाव वही बलूचिस्तान के शुमाली अजला या शुमाल मशरकी अजला वहीं तक है। तो अभी कोई 2 दिन बाद चांस बनेगा सिंध में, चांस बनेगा। सो चांस का हम सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ डिस्क्लेमर भी हम दे दें लोगों को जो कराची में, आई मीन वी से दैट वी आर वेटिंग फॉर बारिश, बट वी आर इमेजिनिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ बारिश, क्योंकि हमारे यहाँ जब हो जाती है तो फिर काफ़ी बैड सीन भी हो जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत हवा की भी मतलब दरख्त नहीं है और पत्ते तो धुल जाएं कुछ, हाँ वो भी हो जाए, लेकिन हब्स है, शदीद हब्स है। अच्छा सरदार साहब, वैसे मौसम रहेगा कैसा ईद के 2-4 दिन अगर प्रिडिक्ट करें हम मौसम?
देखिए ईद के दिन भी ऐसे ही जनरली तो सुबह के औकात में तो बादल छाए रहेंगे और सुबह का जैसे मैंने कहा कि हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है और फिर रात गए इम्कान होता है हल्की बारिश या बूंदाबांदी का कि जब थोड़ी सी कूलिंग होती है तो मॉइस्चर जो कंडेंस हुआ होता है वो एक तरह से ड्रिजल या लाइट रेन की शक्ल में नीचे आता है। तो कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। अलबत्ता ईद का दूसरा या तीसरा दिन होगा उसमें थोड़े से ज़्यादा चांसेस आप कह लें लाइट रेन के, कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट। जनरली तो लाइट रेन ही है, कोई इतनी ज़्यादा मॉडरेट का भी नहीं है चांस, और लाइट रेन के ही चांसेस हैं ईद के दिनों में भी। लेकिन दिन के औकात में ज़ाहिर है कि जब धूप तेज़ निकलती है तो बादल छट जाते हैं और गर्म और मरतूब मौसम दिन का बेशतर हिस्सा इस तरह से ही रहेगा। मतलब धूप का तो कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो हो गए ईद के दिन। अब ईद के कुछ दिन बाद का बताया जा रहा है कि बाकायदगी से मानसून जो है वो शुरू हो जाएगा, तो वो बारिश कितनी होगी और सैलाब का खदशा भी है कि नहीं, क्योंकि अगेन अर्बन फ्लडिंग का। देखिए ये जो प्री मानसून का स्पेल चल रहा है ये 30 जून तक या पहली तक एक तरह से पहली जुलाई तक रहेगा, फिर बेशतर इलाकों में मुल्क के, और फिर 1 या 2 दिन का गैप होगा, उसके साथ ही मानसून की बारिशें शुरू हो जाएंगी। लेकिन इम्कान यही है कि मानसून का पहला स्पेल जो है वही जैसे प्री मानसून का उधर शुमाल में हुआ है, तो मानसून की भी हवाएँ पहले शुमाल में ही दाखिल होंगी। सिंध में कुछ उनका इतना इम्कान नहीं लग रहा, जुलाई के कह लें आपके पहले हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ इम्कान बनेगा, यानी 5-7 जुलाई के बाद कुछ इम्कान बन सकता है कि इधर सिंध में बशमूल कराची कोई बाकायदा मानसून की बारिश होती है कि नहीं। जहाँ तक आपने पूछा कि जी सैलाबी कैफियत या कितनी बारिशें होंगी, तो हमने एक रिवाइज्ड पूरे सीज़न की फोरकास्ट अभी 2-3 दिन पहले ही वेबसाइट पे डाली है। तो उसके मुताबिक जो जनूबी सूबे हैं दोनों, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर बारिश मामूल से कम है, और उधर शुमाल में यानी पंजाब और KP और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से कुछ ज़्यादा है। कह सकते हैं हम कि उधर मामूल से कोई 10% के आसपास ज़्यादा हो सकती है, और इधर नीचे मामूल से कुछ कम, कहीं पर मामूल के मुताबिक और कहीं पर मामूल से कम है। तो इस लिहाज से उस तरह की कैफियत नहीं होगी कि जैसे पिछले साल बहुत ही सैलाबी एक तरह से आफत का सामना हमने किया था। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ थे, और हमेशा ही हम उनसे फोरकास्ट, हम वैसे उनको बहुत तंग करते हैं बिकॉज जो हमें मौसम चाहिए होता है ना, हम इंसिनुएट करते हैं कि इस तरफ भी आए ना, बताएं ना कि क्या फायदा कोई नहीं होता है इंसिस्ट करने का भी इतना ज़्यादा। कोई बारिश तब होना जब होना, हाँ होना है तब होना है, लेकिन एक पावर ऑफ सजेशन। अच्छा जी, हम जा रहे हैं कोयटा, और कोयटा में बाज़ारों में एज इन मंडियों में कैसी रौनकें हैं ये हमें बताएंगे शहाब उमर। अच्छा जी शहाब, बताइएगा आप कौन सी मंडी में मौजूद हैं? अब तो मतलब आज चांद दिन कह लें, मतलब चांद रात, सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर इट इज़, ज़्यादातर लोग ख़रीदारी कर चुके हैं अब या फिर लास्ट डे के लिए, लास्ट मिनट के लिए लोगों ने छोड़ी हुई है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी और कल इंशाल्लाह ईद है, और इस हवाले से हम देख सकते हैं कोयटा शहर में तकरीबन 15 से ज़ायद मकामात पे मवेशी मंडियाँ, बकरा पिड़ियाँ, वहाँ की रौनकें हम देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समंगली रोड पे, एक आर्जी तौर पे एक बकरा पिड़ी यहाँ पे लगाई गई है, और यहाँ पे जो शहरी हैं ख़रीदार, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और अपने पसंद की जो कुर्बानी के हवाले से जानवर की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ के एक रिवाज ये भी है कि बहुत सारे से ख़रीदार होते हैं, चूँकि जब हफ्ता 10 दिन पहले जो मंडी लगती है तो उस टाइम पर कीमतें ज़्यादा होती हैं, और बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि ईद में एक दिन रह जाए, 2 दिन रह जाए, तो उस टाइम पर ख़रीदारी करते हैं, मंडी की सूरत कुछ कम होगी। तो यहाँ पर ऐसे भी ख़रीदार है, कुछ लोगों ने तो ख़रीदारी की है, लेकिन ऐसे भी बेशतर लोग हैं जो आज के दिन के इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कीमतें शायद कुछ कम हो तो ख़रीदारी करें। तो इस हवाले से यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे शहरी यहाँ पे ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, और बाज़ जगहों पे बाव ताव का सिलसिला जारी है, और इनकी कोशिश ये है कि मुनासिब कीमत पे कोई अच्छा बकरा उन्हें मिले ताकि उसकी कुर्बानी कर सकें। जी अच्छा, क्या आपको अगर शहाब अभी कान लगा, शहाब यू शुड गेट योर हैंड्स फ्री एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इस तरह गड़बड़ हो जाती है लाइव में, क्योंकि हम बीच में आपसे बात कर रहे थे। दूसरा ये कि हम चाह रहे हैं कि आप ज़रा हमें कोई बकरे शकरे दिखाएं, और कुछ ज़रा हमें रेट का पता लगे, कुछ ज़रा हमें टाइप्स ज़रा पता लगे, क्योंकि हमें ज़रा बड़े बड़े ढेर सारे बालों वाले गोट्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। गोट्स आज बिल्कुल आपको दिखाते हैं, बिल्कुल मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, फ़याज़ भाई। यहाँ पे जो हमारे कुछ
असल में यहाँ पे होता ये है कि जो देसी बकरे भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाके हमारे, ये बोलान का इलाका है, सिब्बी का इलाका है, जो क्वेटा के सराउंडिंग्स के जो पहाड़ी इलाके, वहाँ से भी पहाड़ी बकरे लाए जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो बोलान और सिब्बी साइड पे यहाँ के जो पहाड़ी बकरे यहाँ पे लाए गए हैं, क्योंकि जो पहाड़ी बकरे होते हैं उनकी जो कीमत बनिस्बत जो देसी बकरे की उनकी थोड़ा सा कम होता है, और बहुत सारे शहरियों की यही भी तरजीह होती है कि वो ज़्यादातर वो पहाड़ी बकरों की ही खरीदारी करें। इस वक्त इस मंडी में मौजूद यहाँ पे पहाड़ी बकरे मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। और जो क्या रेट है, जरा कैन यू आस्क समबडी कि क्या रेट है इस पहाड़ी बकरे का? बिकॉज यू नो ये हमारे यहाँ नहीं होते, ये वाले बकरे बहुत कम होते हैं। लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, कराची, अतराफ़ में ये बलोचिस्तान स्पेसिफिक स्पेशलिटी लग रही है मुझे ज़रा, इसलिए आई वांट टू नो कि क्या रेट क्या चल रहा है वहाँ पे, बताएं। जी अब्दुल्ला, यहाँ पे जो देसी बकरों की निस्बत जो पहाड़ी बकरों की कीमतें हैं वो बनिस्बत कुछ कम होती हैं। इनके बाल थोड़ा ज़्यादा होते हैं, कुछ यूनिक से लगते हैं, ताम इनकी जो कीमतें होती हैं बाकी जो देसी या जो दूसरे बकरे हैं जो घरों में पाले होते हैं, इनकी कीमतें कुछ कम होती हैं। इनके जो रेट होते हैं तकरीबन कोई 30,000, 35,000, 40,000, और फिर उसके साइज़ के हिसाब से, वज़न के हिसाब से उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। बनिस्बत जो यहाँ पर जो देसी बकरे हैं उनकी कीमत कोई 40,000 से लेकर कोई 80,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक वो मिल रहे हैं। और जो पहाड़ी बकरे हैं उनकी कीमत कुछ मुनासिब भी हैं, और जो ज़्यादातर शहरी हैं उनकी कोशिश भी ये होती है कि इस महंगाई के दौर में अगर देसी बकरे उन्हें ना मिले तो वो पहाड़ी बकरों को ही तरजीह देंगे। जी, तो यहाँ ट्रेंड ज़्यादा पहाड़ी बकरे के, ज़्यादातर आपको गली मोहल्लों में पहाड़ी बकरे नज़र आते हैं या फिर देसी बकरे नज़र आते हैं? देखिए यहाँ पे जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पे ज़्यादातर तो देसी बकरे ही होते हैं, लेकिन जो मवेशी मंडियाँ होती हैं, बकरा पीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ पे जो अतराफ़ के बलूचिस्तान के चूँकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर जो बकरे लाए जाते हैं, जो उससे पहले मैंने बताया जो सिब्बी है, जो बोलान के इलाके हैं और क्वेटा के अपने जो अतराफ़ के इलाके हैं, वहाँ से भी यहाँ जो पहाड़ी बकरे यहाँ पर ख़रीदारी लाए जाते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादातर very interesting. Thank you so much for updating us, Shahab Umar from Smangli Road, Quetta। और वहाँ पर पहाड़ी बकरे काफ़ी ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं। मुझे एक्चुअली देसी बकरा तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था अतराफ में जितना भी मैं देख रहा था। अच्छा, मैंने आज हमने बहुत चॉइसेस देख ली। आई स्टिल लाइक व्हाट वी गॉट। आई लाइक द आई डोंट नो व्हाट। लेकिन पहाड़ी बकरे का मैंने सुना है कि उसमें थोड़े से स्मेल इश्यूज भी होते हैं। ये सुना ही है वैसे आपने? वैसे अब मैंने कौन मैं भी उसका गोश्त और अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहता था ये शहाब से। नहीं अब्दुल्ला, बाय द वे ये डिफरेंसेस होते हैं और नहीं होते हैं, वो होते हैं तो फिर मुझे लगता है शायद नहीं होते होंगे। अभी कहते हैं होते हैं तो फिर कहते हैं नहीं होते। पहाड़ी में क्यों स्मेल होंगी ज़्यादा? आई हैव हर्ड। हम मीट की बात कर रहे हैं बेसिकली, मीट की, यू नो मीट की क्वालिटीज होती हैं, मीट की अपनी हुमक होती है, अपनी खुशबू होती है। जैसे मैं जो हूँ ना दुम्बा नहीं खा सकता, I can't eat dumba, so I have that। मुझे उसकी चर्बी जो महक जो है ना मुझे वो ज़रा बॉदर करती है। लेकिन बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो चक्की वाला गोश्त है उसे ख़ास तौर पर बना के खाते हैं, सीखों में लगा के खाते हैं। बास तो डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें तेल नहीं, घी नहीं, एक्चुअली वही चर्बी एज एन ऑयल इस्तेमाल होती है, चक्की की जो मुझे इस सारी बात से पहले नहीं पसंद था तुम्हारा, लेकिन अब मुझे भूख लग गई। अच्छा, एक ये भी मसला होता है ना कि हम जो अपने बकरे या कुर्बानी का जानवर ले चुके हैं, और इंटरेस्ट दूसरे में भी होता है कि भाई तुमने कहाँ से लिया, कितने में लिया। अच्छा, मेरी बात, जब हम अपना कर चुके हैं तो चुप करके उनका क्या करना है? जो मर्जी, जितने मर्जी का भी जैसा मर्जी जानवर ले आए, उन्होंने अपनी राय जरूर देनी है, महंगा ले आए। हाँ, क्या करना है उनका? मुझे आज बताएं उनका क्या हल करें भाई। मतलब अब अगला ले आया है, उसका एक आजकल की महंगाई में ये कह सकते हैं, आई जस्ट वांटेड टू हेल्प द अदर पर्सन। दैट कैन बी अ गुड आंसर। यस, हमने महंगा लिया होगा लेकिन हमने गुर्बत है, सस्ता नहीं कराया। इस बार हमने नहीं सस्ता कराया हमने। मतलब व्हाई डू यू नो ब्रेक समबडीज हार्ट के भाई के महंगा ले आए, ये ले आए, वो ले आए। लेट इट बी भाई आप ले। अच्छा पता है क्या,
और अल्लाह की करनी ऐसी होती है, कान में किसी ने कुछ कहा है, अल्लाह की करनी ऐसी होती है जो उनको खुद मिलता है ना, वो उससे भी महंगा मिलता है। हाँ, वैसे दूसरों पे जो कमेंट्रियां कर रहे होते हैं लोग के भाई, जैसे कि जो अभी हमारे कान में हमारी टीम ने कमेंट्री की है ना। क्या मुझे नहीं आई है बात? आपको नहीं आई? क्या नहीं, हमारे बकरे पे एक तबसरा मारा है उन्होंने कि आपका महंगा लिया है। मेरी बात सुने, मैंने उठ के चले जाना, यहाँ पे मैंने बाहर आके भाई हमारे बकरे के पीछे कौन लोग पड़ गए हैं? पहले वही पड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं भी अब्दुल्ला आपके साथ हूं। एक कमेंट आया 16,000 का मिल रहा है इतने का बकरा। भाई तुम दिला दो 16,000 रुपए का बकरा कराची में मुझे। 16,000 भाई 16,000 का बकरा कहाँ मिल रहा है? 16,000 का बकरा कहाँ मिल रहा है? दिखाएं अब दिखाएं मुझे 16,000 का बकरा जहाँ मिल रहा है। किया जाए 16,000 के बकरे। सुन लिया लोगों ने इर्द गिर्द। बन्नू, मुझे गुस्सा चढ़ गया, बन्नू जाएंगे हम, लेकिन वहाँ भी कोई 16,000 का बकरा नहीं मिल रहा। हमें बताएंगे जी। इस वक्त मैं बन्नू की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मंडी अपने अरूज पर है। ईद कुर्बान में एक दिन रह गई है। महंगाई की वजह से जानवर कम तादाद में फरोख्त हो रहे हैं। इस बारे में लोगों का कहना है कि पहले हम हर साल अपना जानवर खरीदते थे, मगर इस मरतबा हम अकेले की सकत नहीं रखते और हिस्सा करने पर मजबूर हैं, क्योंकि कुर्बानी तो करनी है। ईद के लिए अपना जानवर खरीदते थे, लेकिन महंगाई की वजह से इस दफ़ा सकत नहीं रखते, लिहाजा हिस्सा करने पर मजबूर हैं। इस तरह अगर छोटे जानवरों की बात की जाए तो उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जानवर फरोख्त करने वालों का कहना है कि हम क्या करें, हम भी पंजाब से जानवर लाए हैं, खर्चा ज़्यादा होता है। पहले हर कोई जानवर खरीदता था, मगर इस मरतबा हिस्सा लेने वालों की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक जानवर के 7 हिस्सों पर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से सेल भी कम है और हमें भी जानवर वापस ले जाने पड़ रहे हैं। जी पता है एरिया टू एरिया अभी कितना वेरी करता है। मतलब इसकी तो हड्डियां भी निकली हुई थी सारी ही, जितना भी बड़ा जानवर, मतलब गाय, मुझे बैल नजर आए जितने भी, सारे ही कमजोर थे, या स्ट्रक्चर ऐसा था, ये क्या था मामला। फिर भी 16 के नहीं मिलेंगे। अच्छा अभी हम हाफिजाबाद जाएंगे और ज़मीर अहमद साहब हमें बताएंगे वहाँ क्या अपडेट है, और इनको देख के आप ये ना समझिएगा कि ये हमें मुशायरे पढ़ के सुनाने लगे। देखें जी, अब जबकि ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, हाफिजाबाद में किसाबों के नखरे आसमान से बातें कर रहे हैं। अव्वल तो किसाबों की जानब से बुकिंग ही नहीं की जा रही, और अगर की जाती है तो किसाब कुर्बानी के छोटे जानवर की उजरत 5 से 7 हज़ार रुपये और बड़े जानवर की 22 से 25 हज़ार रुपये तक डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम किसाब इस वक्त जानवरों को ज़िबा करने और उनका गोश्त बनाने के लिए अपनी छुरियों, कुल्हाड़ियों, चापड़ों और दीगर औजारों को तेज़ करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाद कसाबों ने कीमा तैयार करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी नस्ब कर ली हैं। कसाबों का कहना है कि इस साल जिस कदर महंगाई है, उनके पास ज़्यादातर बुकिंग कुर्बानी के बड़े जानवरों की है और छोटे जानवरों की बुकिंग के लिए शहरी उनके पास बहुत कम आ रहे हैं। ईद के पहले और दूसरे रोज़ की बुकिंग उनके यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। अब वो कुर्बानी करने वालों को ईद के तीसरे रोज़ का टाइम दे रहे हैं। जी Cute. Thank you so much, Zameer Ahmed bhai, and I really like your cap. Very nice. You should have broken into a tumri. You should have maybe started with a शेर. A शेर maybe. और फिर कहते डाकिया कैप है, जैसे कोई टेलीग्राम आया तो। अब बहुत आवाज़ है। This is pre-Eid cap. स्टाइल होना चाहिए वैसे हर किसी का। Advance Eid Mubarak and Eid Mubarak to all those who are celebrating today, and we're going to see you tomorrow with a lot of festivity, fun and great guests. बताएं कौन है हमारे गेस्ट? ओके, कल देखना सरप्राइज। See you tomorrow. ईद मुबारक, बाय।